बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का प्रिपरेशन पेपर डिस्कस करना है। इसको आप गेस्ट पेपर भी कह सकते हैं। आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चंस याद कर लिए तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में जो भी पेपर आपके पास आएगा, जो भी क्वेश्चंस आएंगे, आप बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये चैप्टर नंबर 1 से है। इसमें पहला पार्ट है ए पार्ट, डिफाइन द फॉलोइंग। क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स, स्टोइचियोमेट्री, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, गै-लुसैक्स लॉ। ठीक है, इनकी डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद इसका पार्ट बी है जिसमें है डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें इन दोनों की आपने क्या करना है, इन दोनों के डिफरेंसेस बताने हैं। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर नंबर 1 से हैं। चैप्टर नंबर 1 में न्यूमेरिकल्स भी हैं जो कि इस पेपर के एंड में दिए हुए हैं, वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। इसमें ए पार्ट है, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसेस की काइनेटिक थ्योरी है, फिर लिक्विड्स की काइनेटिक थ्योरी है और सॉलिड। ठीक है, इसके बारे में आपने लिखना है। इसी तरह से इसका पार्ट भी है, डिराइव द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इन 2 डिफरेंट यूनिट्स। इसमें बेसिकली आपने इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, ये इक्वेशन, इसकी डेरिवेशन लिखनी है। साथ में आपने R की जो 2 डिफरेंट वैल्यू हैं, एक 0.0821 है, 0.0821, ठीक है, एटमॉस्फेयर DMQ पर मोल पर केल्विन, एक आपने ये, और एक दूसरी वैल्यू R की, वो आपने दोनों वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आपके पास ये सारे के सारे क्वेश्चन सेव हो जाएं। और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं उसके बाद हमारे पास इसी क्वेश्चन 2 का C पार्ट क्या है और नेक्स्ट D और E पार्ट क्या है। देखें, इसी क्वेश्चन का अगर आप देखें तो C पार्ट को ज़रा रीड करें, क्या लिखा हुआ है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन विद मैथमेटिकल डेरिवेशन। यानी ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है इसकी स्टेटमेंट लिखनी है और मैथमेटिकल फॉर्म। इसका D पार्ट क्या है? D पार्ट है, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। उसके बाद E पार्ट है, डिफाइन द एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म, इसके बारे में बताना है आपने। फिर F पार्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन आयोनिक एंड कोवलेंट क्रिस्टल सॉलिड। ठीक है, इनके बारे में बताना है। फिर इसका G पार्ट है, राइट नोट ऑन एटॉमिक क्रिस्टल एंड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, इनके ऊपर नोट लिखना है आपने। उसके बाद H है, गिव रीज़न ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आपके पास सेव हो जाए। और आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास ये रीज़न है, ये आपको नज़र आ रही हैं। ये तमाम रीज़न्स को आप देख लें, क्या क्या रीज़न है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज़ विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। ठीक है, कि जैसे किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं उसकी डेंसिटी कम होती जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास हनी है, शायद उसको हीट करेंगे तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो रीज़न बतानी है, वजह बतानी है। चूँकि जब हीट करते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है, हीट करने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, वीक हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। फिर इट इज़ ईजियर टू पोर वाटर देन हनी। वाटर को पोर करना क्यों, उसकी वजह वही जो ऊपर आपने पढ़ी है कि इसमें डेंसिटी कम होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं वाटर में एज़ कम्पेयर टू हनी। इसी वजह से इसको बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर ग्लिसरीन डिस्टिलेट रिड्यूस्ड प्रेशर, कम प्रेशर पर क्यों, इसलिए कि जो ज़्यादा प्रेशर उस पर ग्लिसरीन क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको लो प्रेशर पर क्या करते हैं, हम डिस्टिल करते हैं। फिर इसी तरह से जो है प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अकर्स मोर रैपिडली इन गैसेस, लेस रैपिडली इन लिक्विड एंड स्लो इन सॉलिड। डिफ्यूजन की बात हो रही तो डिफ्यूजन ज़्यादा है, गैसेस के मालिकूल दूर दूर होते हैं इसलिए इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, और लिक्विड के मालिकूल साथ मिले हुए होते हैं, इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, और सॉलिड का ना होने के बराबर होता है चूँकि टाइटली पैक्ड होते हैं। अ फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड स्फेरिकल क्यों होता है, ठीक है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। उसके बाद वेपर प्रेशर इस कूलिंग प्रोसेस, क्योंकि जब एवेपोरेशन होती है, एवेपोरेशन के जब किसी भी लिक्विड के एवेपोरेशन होती है तो उसमें हाई एनर्जी मालिकूल उसमें से एवेपोरेट हो जाते हैं, तो रिमेनिंग जो मालिकूल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रेशर कुकर इज़ यूज्ड फॉर रैपिड कुकिंग। प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं,
खाना जब पकाते हैं तो ऊपर से उसको बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से अंदर जो प्रेशर होता है एक्सटर्नल प्रेशर वो बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, 100 से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी कुकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, तो खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है, तो ये रीजंस हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए। कह रहा है एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गिव द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट आपने लिखना है। ठीक है, ये नीचे दिया हुआ है कि डिफरेंट प्रेशर्स दिए हुए, इन प्रेशर्स पे आप क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, 1 सेंटीमीटर ऑफ HG फ्यू mm पर क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये आपने उसके पूरा को क्या लिखना है, पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बेसिकली चैप्टर 3 में से सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसको हम लेकर और आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट बना लीजिए। नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है जी। नेक्स्ट देखिए इसका बी पार्ट देखिए। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट में ये दिया हुआ है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन रेडियो एक्टिविटी, ऑल्सो गिव प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी पूरा एक्सप्लेन करना है। फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दी हुई है सी पार्ट में। ठीक है, तो उसके बाद थ्योरी ऑफ रेडिएशन डिटेल से बतानी है। उसके बाद इसका डी पार्ट है डिफाइन स्पेक्ट्रम और डिस्पर्जन ऑफ लाइट। उसके बाद ई पार्ट है व्हाट आर द पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी, बोहर एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट बताने हैं। ठीक है, और उसके बाद रेडियस ऑफ हाइड्रोजन की जो है रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट जो है इसकी डेरिवेशन आपने बतानी है। इसका एफ पार्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम डेल्टा E2 माइनस E1 क्या है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द वेव नंबर ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक है, ये डेरिवेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इसका जी पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आपके पास ये सेव हो जाए। और आगे देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है। इसके बाद जो है ये देखें जी पार्ट आगे चल रहा है। व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय डी ब्रोगली, मतलब हेजनबर्ग और ये तकरीबन एक ही बात है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एच पार्ट क्या दिया हुआ है। एच पार्ट भी देखें लिखा हुआ है, इसको रीड करें कि राइट शार्ट नोट क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर्स को आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद इसका नेक्स्ट देखें GH के बाद आई है राइट नोट ऑन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल एंड प्लस एल रूल, इनके बारे में बताना है। फिर उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन विद जो है रीजन्स। अब यहाँ पर इनको अरेंज करना है। अब अरेंज क्या मतलब होता है, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले इनमें से देखें 1s2 आएगा, नंबर 1 पर ही आएगा 1s2। फिर नंबर 2 पर क्या आएगा 2s2। ठीक है, उसके बाद फिर 3s2 थर्ड नंबर पर आएगा, सॉरी 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 थर्ड नंबर 2p6 फिर 3s2 चौथे नंबर पर आएगा। ठीक है, 3s2 3p6 ये 3p6 आएगा। उसके बाद फिर 4s2 और 3d10। कह रहे हैं रीज़न भी बताएं। रीज़न क्या बतानी है, चूँकि क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये फिलअप होते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्या अपने ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में पढ़ा है ऊपर ना, कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में फिलअप होते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो सबसे कम एनर्जी 1s2 के सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, फिर 1s के बाद फिर 2s में जाएंगे, फिर 3 फिर 2p फिर 3s, यूँ चलते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसका बी पार्ट देखें क्या है, ये इसका क्या सा ए पार्ट है। ठीक है, बी पार्ट में राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, कन्फिग्रेशन लिखनी है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की तादाद बतानी है। ठीक है, जैसे एटॉमिक नंबर 24 है तो कन्फिग्रेशन इसी तरह से 1s2 2s2 2p6 इस तरह से लिखते हैं। और उसके बाद आपने क्या बताना है ना, प्रोटॉन बताना है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की तादाद इसमें चेंज हो जाती है, कैसे, चूँकि इसमें प्लस +3 का मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद इसमें देखें कितनी है 21 है। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। उसके बाद इसके न्यूट्रॉन बताने तो इसमें से मास नंबर दिया हुआ है, इस मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन की तादाद आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से अगर एटॉमिक नंबर 8 देखें तो इसमें 8 प्रोटॉन हैं, लेकिन अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन देखें तो इलेक्ट्रॉन -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 है। प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन 10 है। न्यूट्रॉन इस 16 में से 8 को माइनस कर दें, बाकी 8 न्यूट्रॉन बचेंगे। राइट, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, इसका सी देखते हैं। सी पार्ट क्या है, विच रूल एंड प्रिंसिपल वायलेटेड इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कौन सा रूल वायलेट हुआ है। देखें यहाँ पर 1s3,
तो 1s3 जो है इसमें पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, चूँकि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है कि किसी भी एक एटम के अंदर जो है जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन एक ही जगह लिखे हुए, तो एक जगह का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन ये आ जाएंगे। तो अगर देखें ये 2 जो है इन दोनों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, जो कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वायलेशन है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखें 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन 2 है 2 नहीं होने चाहिए, यहाँ एक और एक यहाँ होना चाहिए। ये हर्ट्ज रूल है। हर्ट्ज रूल में क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल फिलअप होते हैं। ठीक है, उसके अगेंस्ट है ये। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट बनाएं ताकि हम आगे बढ़ जाएं और देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जय जी इसका ज़रा देखिए डी पार्ट देखें। डी पार्ट में क्या दिया हुआ है, असाइन द ऑर्बिटल फॉर द विच n इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 0। अब देखें ये l 0 का मतलब है इज एज़िमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक भी 0। ठीक है, तो अब आपने क्या कहा है कि ऑर्बिटल फॉर विच, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है इसके बारे में बताना है। तो n1 का मतलब है पहला शेल है। ठीक है, 1s1, और l0 का मतलब s ऑर्बिटल है, m भी 0 है। ठीक है, उसका शेप बतानी, तो s ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, स्फेरिकल शेप बनाएंगे। तो ये आपने बता दिया 1s और शेप इसकी बता दी आपने कैसी, स्फेरिकल। ठीक है, इसके बाद ई पार्ट पर आ जाए। ई पार्ट क्या, डिफरेंशिएट ऑर्बिट ऑर्बिटल का फ़र्क बताना है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम का फ़र्क बताना है, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल रेडियोएक्टिविटी का डिफरेंस बताना है। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास सारे क्वेश्चन हो गए चैप्टर नंबर 3 के। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 का मतलब है चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन क्या है, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, डायपोल मोमेंट, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। राइट, फिर इसका बी पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन द सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फिर शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ठीक है, इनके दरमियान आपने डिफरेंशिएट करना है। सी पार्ट है व्हाट इज़ अ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है ये बताना है, इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बतानी है। हाउ डज इट अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या अफेक्ट होता है ये बताना है। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट बनाएं और आगे बढ़ते हैं। नंबर जो है नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसी क्वेश्चन का डी पार्ट। अब इस क्वेश्चन का डी पार्ट क्या है कि डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप विद एग्जांपल, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताना है आपने। फिर एक्सप्लेन करना है शेप किसकी, इथीन इथाइन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल। फिर उसके बाद शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स बतानी है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी हाइब्रिडाइजेशन की बेस पर CH4 की शेप H2 NH3 BCl2 BF3। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट है इसमें बताना है कि इसमें किस में डायपोल मोमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंपाउंड हैव डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट जो है किस में है किस में नहीं है, CO2 CCl4, CO2 में शेप कैसी होती है, लीनियर, तो लिहाजा इसमें डायपोल मोमेंट नहीं होगा, 0 होगा। CCl4 जो होता है टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि एक Cl दूसरे Cl के डायपोल को क्या करता है, कैंसिल करता है, नेट डायपोल मोमेंट इसमें क्या आता है, 0। तो इन दोनों में इसमें भी नहीं है डायपोल मोमेंट, इसमें भी नहीं है। इसमें डायपोल मोमेंट होगा, इसमें भी होगा। ठीक है, चूँकि BF3 ट्राइगोनल होता है। ठीक है, और ये जो है V शेप होती है इसकी, तो इनमें डायपोल मोमेंट होता है। राइट, इसी तरह से आगे बढ़ना है, साइंटिफिक रीज़न की तरफ चलना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें, आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं इसका H पार्ट क्या दिया हुआ है। H पार्ट में दिया हुआ है गिव द साइंटिफिक रीजंस, वाटर एक्सपेंड व्हेन कूल बिलो 4 डिग्री। जब 4 डिग्री से हम नीचे जाते हैं तो ये क्या होता है, एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, उसमें गैप्स क्रिएट हो जाते हैं। इसी तरह से वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2 इज़ हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S। ठीक है, जो क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। वाटर इज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोजन फ्लोराइड ऑल्दो फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पर कह रहा है कि देखें HF में अगर देखें इसके मुकाबले में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो H2O का ज़्यादा जो है वो कह रहा है ज़्यादा यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। रीज़न क्या है, हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है, रीज़न बहुत सादा है कि जो वाटर है वो 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग करता है। उसके इधर भी एक अटैच होता है वाटर का मॉलिक्यूल, एक ऊपर की तरफ अटैच होता है, तो 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, वाटर का ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद CO2
इज पोलर बट जीरो डायपोल मोमेंट। तो कह रहे डायपोल मोमेंट जीरो क्यों होता है, चूँकि एक साइड का CO इसका डायपोल मोमेंट इसके डायपोल मोमेंट को क्या कर देता है, कैंसिल, तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन वाटर, ठीक है, उसकी वजह क्या है कि जब पानी आइस बनता है तो क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू मास, वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है, तो जब वॉल्यूम में इजाफा हो जाएगा डेंसिटी कम हो जाएगी। इसके बाद द सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड के मुकाबले में सिग्मा बॉन्ड, चूँकि इनकी जो ओवरलैपिंग होती है वो ज़्यादा जितनी ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी उतना बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद मीथेन, वाटर एंड अमोनिया हैव डिफरेंट एंगल्स ज्योमेट्री के। एंगल डिफरेंट क्या होते हैं, चूँकि मीथेन में लोन पेयर नहीं होता, वाटर में 2 लोन पेयर होते हैं, अमोनिया में 1 लोन पेयर होता है। तो जब लोन पेयर आ जाता है, हालांकि तीनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल में चेंज आ जाता है, ठीक है। तो ये रीजंस हैं, आपको समझ आ गए होंगे, इनका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। डिफाइन द फॉलोइंग हीट ऑफ रिएक्शन, सिस्टम, सराउंडिंग, स्टेट, बाउंड्री, हीट ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी, इनकी डेफिनेशन बतानी है। इसका बी पार्ट है स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। यहाँ तक भी स्क्रीनशॉट बनाएं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट जो है इसमें क्या दिया हुआ है। इसका सी पार्ट क्या है जी, स्टूडेंट्स के सी पार्ट को ज़रा जल्दी से रीड करें। सी पार्ट है एक्सप्लेन प्रेशर वॉल्यूम वर्क फिर डेरिवेशन, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क को आपने बताना है, ठीक है, तो ये आप बताएंगे। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, नीचे दिया हुआ है क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच, क्यू इज इक्वल डेल्टा ई, ठीक है, ये आपने डेरिवेशन करनी है। फिर नेक्स्ट ई पार्ट एक्सप्लेन हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन विद एग्जांपल एंड इट्स एक्सप्लिकेशन, हेसिस लॉ के बारे में आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद इसका 6 क्वेश्चन है जो कि चैप्टर नंबर 6 है। इसका ए पार्ट, व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, इलस्ट्रेट इट विद हेल्प ऑफ ग्राफ, ग्राफ की हेल्प से बताना है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मास एक्शन, और उसके बाद क्या करना है, ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एक्स फॉर द फॉलोइंग जनरल रिएक्शन, ये रिएक्शन दिए हुए हैं, इनकी आपने Kc जो है एक्सप्रेशन की डेरिवेशन करनी है, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट बनाएं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी। इसी क्वेश्चन 6 जो कि चैप्टर नंबर 6 में से है, इसके नेक्स्ट क्या पार्ट है जी, नेक्स्ट पार्ट है जी सी, हाउ केसी इज़ यूज टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। हम केसी की एप्लीकेशन की बात हो रही है कि इससे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे मालूम कर सकते हैं, और इसी तरह से एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है, ये बताना है। इसका डी पार्ट है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन केसी और केपी, केसी और केपी का रिलेशन आपने बताना है, जो उसके डिफरेंट रिलेशन दिए हैं कि केसी केपी से बड़ा हो सकता है, केसी केपी से स्मॉल हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, ये बताना है। फिर एफ पार्ट एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ केसी फॉर स्टेरिफिकेशन रिएक्शन और प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, इसमें केसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसका जी पार्ट स्टेट द एक्सप्लेन डी चैटलर्स प्रिंसिपल, ठीक है, और इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी बतानी है। उसके बाद इसका एच पार्ट प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑन द फॉलोइंग इक्वेशंस, इनमें प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट बताना है। देखिए ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि ये एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि जिसमें जैसे जब आप हीट बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो रिएक्शन कहाँ जाता है, फॉरवर्ड जाता है, ठीक है। और प्रेशर का इफेक्ट मोल पर डिपेंड करता है, यहाँ 1 मोल है, यहाँ पर 1 और कितने मोल हैं, 2 मोल, या मोल ज़्यादा है या वॉल्यूम ज़्यादा है, तो प्रेशर बढ़ाने से कहाँ जाएगा, रिवर्स जाएगा, कम करने से फॉरवर्ड जाएगा। इसी तरह से ये वाला इसमें साइन नेगेटिव है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर कम करने से फॉरवर्ड जाता है, बढ़ा देने से रिवर्स जाता है, ठीक है। और अगर प्रेशर का इफेक्ट देखना चाहते हैं तो प्रेशर इधर 2 मोल हैं, वॉल्यूम कम है, यहाँ 3 और 1 4 मोल हैं, तो वॉल्यूम ज़्यादा है इस रिएक्टेंट साइड पर, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड, कम करेंगे तो रिवर्स, ठीक है। तो ये इफेक्ट है प्रेशर का और टेम्परेचर का। उसके बाद एक और है फॉर गैसियस इक्विलिब्रियम, इसी तरह का ये क्वेश्चन जो आपने ऊपर पढ़ा बिल्कुल उसी तरह का है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इसी क्वेश्चन के देखिए नीचे पूरे पार्ट दिए हुए कि अगर आप देखें सवाल में दिया हुआ है 2NO + O2 और 2NO2, ये क्या है, इसमें नेगेटिव का मतलब ये एक्सोथर्मिक है। उसके बाद नीचे दिया हुआ है, देखें ये देखें इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ NO, अगर NO की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा फॉरवर्ड जाएगा, और NO2 की बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखें ये तो कहाँ जाएगा, रिवर्स जाएगा, अगर प्रोडक्ट साइड पर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने इनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी। नेक्स्ट इस तरह से ये दिया हुआ है
टेम्परेचर कम ज़्यादा करने से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये आप इसके स्क्रीनशॉट साथ साथ बनाते हैं ताकि आप पास ये सेव हो जाए। नंबर नेक्स्ट है नंबर 7 क्वेश्चन है जो कि चैप्टर नंबर 7 से है। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस, इसका ए पार्ट। इसका फिर बी पार्ट है राइट नोट ऑन हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस, इंडिकेटर, आरएनएस थ्योरी, इन पे नोट लिखना है। उसके बाद डेफिनेशंस हैं सी पार्ट में, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका डी पार्ट है, क्या है जी, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपने ऑक्सीडेशन नंबर बताना है किसका, मैंगानीज का, तो ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, इसमें नाइट्रोजन का बताना है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी भी एक को आप कैलकुलेट कर लें, जैसे MnO4 इसके ऊपर माइनस दिया हुआ है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिखते हैं Mn, ठीक है, O4 इज़ इक्वल टू -1। क्यों -1, इसके ऊपर चार्ज -1 है, ठीक है। तो आपको मैंगानीज पे चार्ज बताना है, किस पे बताना है, मैंगानीज पे। तो आप जानते हैं जो मैंगानीज है इसकी जब बात करते हैं तो इसको यहाँ लिख देते हैं, ऑक्सीजन पर चार्ज -2 होता है। -2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, चूँकि ऑक्सीजन 4 है तो -8 बनेगा, ठीक है। और ये -1 है, तो -8 इधर आकर क्या हो जाएगा, इधर +8 हो जाएगा, तो -1 + 8 तो क्या बन जाएगा, +7। तो मैंगानीज पर चार्ज कितना आ जाएगा, +7। इसी तरह से बाकी सबका कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ये NCl3, इस पे देखें चार्ज क्या है, 0, चूँकि ये न्यूट्रल है। तो Cl एक पर -1 है, 3 पर -3, तो नाइट्रोजन प्लस आ जाएगा ये -3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। -3 जब इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3, तो इस पर +3 चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये तरीक़ाकार है इसके सोल्यूशन का। फिर नेक्स्ट है बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ई पार्ट, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट बनाएं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये आपको इक्वेशंस दी हुई हैं। इन इक्वेशंस को आपने क्या करना है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। ये इक्वेशंस हैं जिनको आपने कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद और आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ तक स्क्रीनशॉट बनाएं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि 8वें चैप्टर का है, ये लास्ट चैप्टर है इसका, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, डिफाइन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट, इनहिबिटर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट, रूल ऑफ थंब रेट, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ऑटो कैटलिस्ट, एंजाइम्स, ये सारे जो हैं इनकी आपने क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेट इफ़, कह रहे हैं यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, कह रहे इसके रिएक्शन का रेट पर क्या अफेक्ट होगा, रेट बढ़ेगा कम होगा क्या, द कंसनट्रेशन वैल्यू इज डबल, अगर NO की कंसनट्रेशन डबल करें तो रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए रेट का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, रेट का फार्मूला होता है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसनट्रेशन के, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो इस यहाँ पर इसके ऊपर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर कंसनट्रेशन को डबल कर दें, डबल का मतलब होता है कि यहाँ पर NO को क्या करना है, डबल, डबल का मतलब है इसके ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर। तो 2 के ऊपर अगर स्क्वायर आए तो क्या बन जाता है, 4, तो क्या हो जाएगा, रेट 4 टाइम बढ़ेगा। रेट पे कितना फ़र्क आएगा, जो रेट है वो कितना बढ़ेगा जी, 4 टाइम, ठीक है। कंसनट्रेशन हाफ करते हैं, हाफ का मतलब 1/2, ठीक है। तो 1/2 से 1/4 हो जाएगा, ठीक है। कह रहे O2 इज़ डबल, O2 की डबल कर देंगे, ठीक है। O2 लिखा हुआ है, ठीक है, O2 इस साइड पर आ रहा है, ठीक है, वो साइड पर है और ये O2 इस साइड पर है। तो यहाँ पर देखें O2, तो O2 को जब हम देखते हैं तो O2 में क्या है कि ये इस साइड पर आ रहा है, अगर ये इस साइड पर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन जो है ये रिवर्स जाएगा, ठीक है। जी असल में ये रिएक्शन में थोड़ी सी मिस्टेक समझ लें कि यहाँ पर होना चाहिए 2NO2, ठीक है ना, ये इस तरह से होगा, और यहाँ पर NO2 होगा और यहाँ पर भी NO2 आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, इस वजह से प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। तो कंसनट्रेशन क्या क्या कह रहा है कि यहाँ पर NO2, तो NO2 यहाँ पर NO2 की डबल कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी NO2 की हाफ कर देंगे, इसको आप छोड़ दें,
ठीक है। इस तरह से करेक्शन कर दी मैंने, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, करेक्शन कर दी मैंने, इस तरह से आएगा ये, ठीक है, इस तरह से आएगा जैसे मैंने अभी लिखा है इसको, राइट। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा अगर ये वाली चीज़ें अप्लाई करना चाहें तो इसको थोड़ा सा हम यूँ भी कर सकते हैं, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2NO + O2, ठीक है, उसके बाद 2NO2। अगर ये वाला लिख लें तो फिर ये सारी बातें अब जो पहले लिखी हुई थी अप्लाई हो जाएंगी, NO वाली बात अप्लाई हो जाएगी, ये वाली और ये वाली। अगर इसी रिएक्शन को हम मॉडिफाई करके यूँ कर दें, ठीक है, तो इस तरह से ये सारी बातें इस पर अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वाले केस में NO की कंसनट्रेशन डबल कर देंगे तो रेट 4 टाइम बढ़ेगा, फिर इसकी हाफ कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, और O2 की कंसनट्रेशन डबल करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा, डबल, चूँकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब ये वाला रिएक्शन ठीक रिएक्शन है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर NO ठीक है और यहाँ भी NO ठीक है और यहाँ O2 ठीक है, अब सही हो गया ये। उसके बाद नंबर नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में राइट द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। देखिए इनकी रेट एक्सप्रेशन लिखनी, जैसे ये है, रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, क्या तरीक़ेकार होता है रेट एक्सप्रेशन का, dx/dt, ठीक है, = K, और यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट क्या है, NO के साथ कोएफिशिएंट 2 है तो स्क्वायर आ जाएगा और साथ में O2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये जो हम बात कर रहे थे ये वाले, देखिए ये रिएक्शन वो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला। तो इस तरह से रेट एक्स, बाकियों को भी इसी तरह से आप लिखेंगे, जैसे PCl5 है तो क्या आएगा dx/dt, और यहाँ आ जाएगा K, और क्या आ जाएगा PCl5। इस तरह से आप क्या लिखते हैं, रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये तरीके का। बाकी भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको होपफुली समझ आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास और क्या क्वेश्चन हैं इसी में। ये हमारे पास बाकी और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको देखें। नेक्स्ट जो है डी पार्ट है, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के रेट पर क्या फैक्टर्स बताने हैं, या फिर आपको बताना है टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ठीक है, कैटलिस्ट, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, इनका रिएक्शन की स्पीड पर, रिएक्शन के रेट पर फ़र्क क्या पड़ता है। जैसे टेम्परेचर है, कम ज़्यादा करने से रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सरफेस एरिया कम ज़्यादा होने से रिएक्शन के रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारी बातें बतानी है। इसी का ई पार्ट है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट, इनके दरमियान फ़र्क बताना है, ठीक है। फिर एफ पार्ट है, रीजंस आपसे पूछी गई हैं कि फूड इज़ प्रिजर्व इन फ्रीज़र। फ्रीज़र में क्या होता है, फ्रीज़र में वो फूड क्या होती है, ठंडी हो जाती है, तो उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह का अटैक है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से फूड ख़राब नहीं होती। इसी वजह से हम चीज़ें फ्रीज़र में स्टोर करते हैं, ठीक है। चूँकि उसको कूल करने से जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो हो जाता है, जो बैक्टीरिया का अटैक है वो बहुत स्लो हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका रीज़न का सेकंड है, जिंक डस्ट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2 गैस नॉट चंक्स ऑफ, यानी जिंक जब इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन गैस बनाते हुए तो जिंक के बड़े पीस नहीं बल्कि छोटे छोटे, मतलब उसके पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं, चूँकि पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। द रिएक्शन विद पाउडर मार्बल आर मोर विगरस, ये बिल्कुल ऊपर वाला सेम नंबर थर्ड भी, कि जो है पाउडर अगर होगा मार्बल का, कैल्शियम कार्बोनेट का, तो रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट बनाएं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन फोटोकेमिकल रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्यों 0 होता है, उसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें रेट ऑफ जो है कंसनट्रेशन की, जो रिएक्टेंट है उनकी कंसनट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, इसी वजह से 0 ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। जो बीच 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आपने पढ़ लेना है, याद कर लेना है, और यही वो क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे, इसी में से क्वेश्चन आएंगे, इनकी आपने तैयारी करनी है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी देख लेते हैं, यहाँ तक आप इसको स्क्रीनशॉट बनाते हैं साथ साथ। आप देखते हैं ये न्यूमेरिकल्स हमारे पास आ जाते हैं। चैप्टर 1 में से क्या न्यूमेरिकल्स हैं जो पूछे जाते हैं। सबसे पहले गिव द सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग, सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है। जैसे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 3 हैं। अगर आपको रूल्स याद हैं कि तमाम नॉन ज़ीरो वैल्यू क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। अब फिर उसके बाद 0, ठीक है, एट राइट एंड नॉट आफ्टर डेसिमल, ये क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है। इसमें जो है 2 सिग्निफिकेंट है। इसमें देखें कि जो 0 होते हैं लेस देन 1 वैल्यू, जो शुरू में 0 आते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है। नीचे आंसर भी दिए हुए हैं 3, ठीक है। इस तरह से आप देखें आंसर नीचे लिखे हुए कि 3 है, 1 है, फिर इसमें 2 है, इसमें 1 है, नीचे आंसर देखिए लिखे हुए। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, कह रहे कंपाउंड में जिसका 40% कार्बन है, 6.66% हाइड्रोजन बाय मास है, ठीक है। और उसके बाद इसमें ऑक्सीजन भी है जिसका जिक्र मौजूद नहीं है।
क्या इसका मॉलिकुलर मास डबल देन इट्स एम्पेरिकल मास, एम्पेरिकल फार्मूला मास, इट्स मॉलिकुलर फार्मूला, कह रहे इसका मॉलिकुलर फार्मूला बताएं आप। तो मॉलिकुलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या तरीक़ाकार है, ये आपको परसेंटेज दी तो परसेंटेज से आप मोल रेशो निकालते हैं। पहली बात तो एक कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज गिवन है, इन दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन की परसेंटेज भी आ जाएगी। जब तीनों की परसेंटेज आ जाएगी, तीनों का मोल रेशो निकालेंगे, मोल रेशो के बाद सिंपल रेशो निकालेंगे, फिर एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा। तो एम्पेरिकल फार्मूला का जो मास है उसको डबल कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आ जाएगा, चूँकि एम्पेरिकल के मुकाबले में मॉलिक्यूलर मास क्या है, डबल है, इसने डबल कह दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आंसर ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका सी पार्ट भी उसी तरह का सवाल दिया हुआ है, इसमें डायरेक्ट परसेंटेज दी हुई थी बी में, लेकिन सी में उसने मास दिया हुआ है 0.5 ग्राम हाइड्रोकार्बन का मतलब वो कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है और हाइड्रोजन, सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इस हाइड्रोकार्बन के बारे में नीचे सब दिया हुआ है, इसके बारे में मासेस वगैरह दिए हुए हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास सब कुछ बताया हुआ है। तो आपने किसका कौन सा फार्मूला बताना है, आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है, ठीक है जी। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ये आंसर भी इसका यहाँ पर गिवन है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन है, ठीक है। इनकी आपने प्रिपरेशन करनी है, स्क्रीनशॉट बनाएं। आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास इसका डी पार्ट दिया हुआ है, ये बिल्कुल उसी तरह के सवाल हैं सारे, अगर आप देखें तो ये जो है ये भी एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड है, ठीक है। इस तरह से ये भी है आपके पास, ठीक है। ये ज़रा ज़्यादा शॉर्ट है एफ क्वेश्चन जो है कि मॉलिक्यूलर मास आपको बता दिया है कि मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का 180 है, और उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने बताना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा आसान है, आप इसका पहले एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट कर लें, ठीक है। इसको 180 से डिवाइड करें, जो भी आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है जो चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, ये यहाँ पर दिया हुआ है कि टेम्परेचर 30 डिग्री है और वॉल्यूम दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है, टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों दिए हुए हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, और प्रेशर भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 1 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन है, उसका प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, एक और कंटेनर में, ठीक है। यानी कि ये दो आपके पास गैसेस हैं, कौन सी, एक हाइड्रोजन गैस है और एक जगह पर कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पर कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस। इन दोनों का वॉल्यूम भी दिया हुआ है, प्रेशर भी दिया हुआ है, कह रहे हैं इन दोनों को एक और कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, एक और कंटेनर में ट्रांसफ़र करते हैं, उसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है, ये देखें ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ प्रेशर क्या होगा, तो P1 V1 इस गैस का हाइड्रोजन का है, तो V2 ये आ जाएगा, ये V2 आएगा, ठीक है। लेकिन ज़रूरी है कि उन सबको क्या कर लें, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें, ठीक है। उसके बाद सोल्यूशन करें, तो दोनों का आप क्या 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 कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों का P2 कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, लिखा हुआ है आंसर। फिर बी पार्ट है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी आपने क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, इसका भी वही प्रोसीजर है, वही तरीक़ाकार है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट बनाएं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चंस हैं। ये तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और यही वो हैं जो बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। इनकी अगर आप प्रिपरेशन कर लेंगे तो इंशाल्लाह बोर्ड के एग्जाम में आने वाले न्यूमेरिकल्स आप कर सकेंगे। सी पार्ट है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 30 डिग्री एंड 800 टॉर प्रेशर, ठीक है। तो ये सिंपली PV इज इक्वल टू NRT, इस फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर गर्म मास दिया हुआ तो मास में n की जगह क्या लिख देंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इससे आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इससे आप, लेकिन टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है, प्रेशर को एटमॉस्फेयर में 760 से डिवाइड करके, ठीक है। ये तरीक़ाकार है, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, सवाल। उसके बाद इसी तरह से, अच्छा ये जो सवाल दिया हुआ है नेक्स्ट वाला, ये रिड्यूस हो चुका है, ये इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। फिर इसके बाद ई पार्ट पर चलते हैं, ई पार्ट में देखते हैं क्या है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट बनाए, आगे बढ़ते हैं, ई पार्ट देखते हैं इसका क्या है। इसका ई पार्ट है जी, एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर अमोनिया डिफ्यूजेस 1.48 टाइम्स मोर देन HCl। डेंसिटी ऑफ दी हुई है आपने HCl की डेंसिटी, ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का न्यूमेरिकल है, उससे आप इसको क्या कर लेंगे,
कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इस तरह से नेक्स्ट है, ये भी ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये तमाम न्यूमेरिकल्स अभी तक हमने जो डिस्कस किए हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल जो हैं ये चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल हैं। फिर चैप्टर 3 है, इसके न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट बना लें। बोहर रेडियस जो है इतना है, फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड ऑर्बिट का फार्मूला बहुत सिंपल है। क्या फार्मूला है? फार्मूला है जी इसका फाइंड करने का फार्मूला अगर आपको याद हो तो फार्मूले से आप कर सकते हैं। यह है 0.529 बताया हुआ एंगस्ट्रॉम, उसके बाद साथ में होता है n स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब थर्ड ऑर्बिट है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर n की जगह 3 लिख देंगे, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेट द वेव नंबर, आपने वेव नंबर का फार्मूला अप्लाई करना है। फिर इसी तरह से अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, कि 600 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीज बाय 300, कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम, राइट। ये जो है ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सी पार्ट यहाँ तक स्क्रीनशॉट बनाएं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट ये सारे आगे चैप्टर नंबर 5 से लिंक्ड क्वेश्चंस हैं। ये जो दिया हुआ है कि 3600 किलो जूल हीट इज एंटर्ड इन अ गैस सिलेंडर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई, ठीक है, वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सारा आपने इसको बताना है, ठीक है। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये हीट ऑफ फॉर्मेशन आपने कैलकुलेट करनी है, उसका न्यूमेरिकल है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट बनाएं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप इनके स्क्रीनशॉट बनाते रहें ताकि आप बस सेव हो जाएं। जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। ये भी है इस तरह से चैप्टर नंबर 6 के जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उनके न्यूमेरिकल्स हैं। ये आपने इसमें क्या करना है कि कंपोजिशन बतानी है रिएक्शन मिक्सचर की, यहाँ पर Kc जो है वो दिया हुआ है, और इस तरह से आपने क्या बताना है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बतानी है इसमें, ठीक है, बी पार्ट में। इसका भी स्क्रीनशॉट बना लें और आगे बढ़ते हैं। इसका सी पार्ट है, इसका भी स्क्रीनशॉट बना लें। फिर क्वेश्चन 5 जो है आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली क्वेश्चन 5 जो है ये देखें, ये चैप्टर नंबर 8 में से है, ठीक है। इसको भी आप देख लें, इनको भी आप स्क्रीनशॉट बना लें अपने पास, ठीक है। ये चैप्टर 8 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये दिए हुए सारे आपने इनको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट बना लें जल्दी से, ठीक है। इस तरह से ये न्यूमेरिकल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। इसी तरह से अब आपके जो सारे के न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और होपफुली ये अब आपको सारा पेपर एक तरतीब से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने याद कर लेने हैं, अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपने ये पूरा पेपर कर लिया, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर ली, तो इंशाल्लाह ताला मेरी गारंटी है कि जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे सारे क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से जो है सॉल्व करके आएंगे। और इसी तरह से एमसीक्यूज़ जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस तमाम एमसीक्यूज़ की वीडियोस चैप्टर वाइज हमने अपलोड कर दी अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। आप हमारे इसी चैनल से उनको भी देख सकते हैं, चैप्टर वाइज वीडियोस मौजूद हैं, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।